आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के आज के इस उनकी दूसरी सरकार के आखिरी बजट पर इंडिया टीवी की ये विशेष कवरेज। कहानी कुर्सी की में भी हम लोग बजट की बात ज्यादा कर रहे हैं। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन खत्म किया है, जब उन्होंने बजट पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ये बजट इंटरिम बजट होने के साथ साथ इनोवेटिव बजट भी था, ये इंक्लूसिव बजट भी था। उन्होंने कहा इसमें एक निरंतरता का आत्मविश्वास भी झलकता है और 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने का भी आत्मविश्वास और उसकी गारंटी वो इस बजट के अंदर दिखाई देती है। और वो तो कल ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जब जुलाई में पूर्ण बजट पेश करने की नौबत आएगी तो उस वक्त वो पूरा बजट भी वही पेश करेंगे। तो आइए अब हम बजट को थोड़ा राजनीति की खबरों से जोड़ते हैं। राजनीति की सबसे बड़ी हलचल जो है वो झारखंड के अंदर मची हुई है, जहां पर हेमंत सोरेन ने कल इस्तीफा दिया और अब बहुत सारे कयास इस बात को लेकर के हैं कि जैसे बिहार में सत्ता पलटी है, क्या ऐसा कुछ वो झारखंड में भी देखने को मिलेगा। वैसे आपको बता दें, झारखंड में ऐसी कोई इंस्टेबिलिटी वाली, अस्थिरता वाली स्थिति नहीं थी। जरूर ईडी ने गिरफ्तार किया हेमंत सोरेन को, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वो उनके पास बहुमत पूरा था। कल भी चंपई सोरेन को जब विधायक दल का नेता चुना गया तो उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से जाकर मुलाकात की है और कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों ने जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन अभी तक राज्यपाल की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं मिला है। तो इसीलिए अभी थोड़ा वहां पर थोड़ा समय जो है वो देखना पड़ेगा कि राज्यपाल इस विषय में अगला कदम क्या उठाते हैं। इस पर एक राय पहले मैं चाहूंगा नरेश जी की, झारखंड में जो हो रहा है। मुझे लगता है कि झारखंड में इस समय सोरेन जी की पार्टी को पूर्ण बहुमत है, मतलब उनका जो गठबंधन है उनका बहुमत है और उनकी पार्टी के ही आदमी को बुलाना चाहिए राष्ट्रपति की गवर्नर की तरफ से। तो ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्य कि अभी तक नहीं बुलाया। हो सकता है कि एक दो दिन में बुला लें। अगर कोई दूसरी तरफ कुछ बात पक रही है और कुछ उसमें उनके गठबंधन में तोड़फोड़ की आशंका है तो हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में तो उनके पास जो है पूरा समर्थन प्राप्त है और उनको न्योता मेरे विचार से मिलना चाहिए। जी, कल जिस तरीके से इस्तीफा हुआ हेमंत सोरेन का, उसके बाद राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराने की तैयारी थी, तो वहां कांग्रेस, जेएमएम, बाकी दल, उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले के अंदर कहीं बैकडोर एंट्री की कोशिश ना करे भाजपा। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि भाजपा ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि वहाँ पर बड़ी क्लियर मेजॉरिटी जो है वो जो गठबंधन है जेएमएम का कांग्रेस के साथ और बाकी दलों के साथ, आरजेडी के साथ, उसमें बड़ी क्लियर मेजॉरिटी दिखाई देती है और जो विधायक हैं वो साथ दिखाई देते हैं। कल भी जो विधायकों के बयान आ रहे थे उसमें ये था कि वो सब तैयार हैं राज्यपाल के सामने जाने के लिए, जबकि ऐसी इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी ये तो माना जा ही सकता है कि जो वहाँ पे राज्यपाल हैं वो ये देखते हुए, संख्या बल देखते हुए भी ही जो है अगला कदम उठाएंगे। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि कल राज्यपाल ने शायद ये चंपई सोरेन से कहा है कि आप विधायक दल के नेता कब चुने गए। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था, विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। उनके विधायक दल के नेता रहते हुए कैसे विधायक दल का नेता चुन लिया गया? जब तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होता, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता, उसके बाद नया विधायक दल का नेता चुना जाता और फिर वह अगर शपथ सरकार बनाने का दावा पेश करता तो समझ में आता। मुझे लग रहा है कल राज्यपाल ने यह बात पूछी है और इस बात पे आपत्ति दर्ज की है और इसी कारण शायद राज्यपाल विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को मान्यता नहीं दे रहे और शपथ ग्रहण के लिए नहीं बुला रहे। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि आज दोपहर के बाद शायद विधायक दल की फिर से बैठक हो, फिर से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाए, उसके बाद वह सरकार बनाने का दावा पेश करे, उसके बाद राज्यपाल उन्हें बुला सकते हैं। लेकिन उसमें एक बड़ा पेच ये आ रहा है कि 5 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पीकर भी है, वह भी इस सरकार के साथ छोड़ने की खबर आ रही है। 5 विधायक अभी इनके साथ नहीं है और कांग्रेस के 3 विधायक साथ छोड़ने की खबर आ रही है। मतलब अभी जो खबर आ रही है उसमें यह है कि 9 विधायक इस सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, विधायक दल की बैठक में अनुपस्थित रहेंगे और शायद इसीलिए अभी तक बैठक फिर से आयोजित नहीं की है। मुझे लग रहा है कि वहां पर एक बहुमत को लेकर एक बड़ा संकट खड़े होने की स्थिति आ गई है। कल जो दावा किया जा रहा था राज्यपाल से मुलाकात के बाद, इन नेताओं ने बाहर निकल करके कहा था कि 43 विधायकों का बहुमत हमारे पास है, 41 की उनको जरूरत है वहां सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल, यह कहा गया था, लेकिन खबर यह है कि जो शायद राज्यपाल के पास भी इस बात को भनक लग गई है कि कांग्रेस के 3 विधायक इस सरकार के साथ नहीं है। उन्होंने अपना अलग मत व्यक्त किया है और राज्यपाल शायद यही कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप विधायक दल की बैठक बुलाइए, गठबंधन की बैठक बुलाइए, सारे विधायक किसी एक नेता को चुने, फिर वो सारे विधायक उस पर हस्ताक्षर करें और साथ में राजभवन
अपना दावा पेश करने के लिए आए। मुझे लग रहा है कि यह समय राज्यपाल ने उन्हें दिया हुआ है और अभी शायद वहां पर इतने विधायक इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, क्योंकि कल जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का दावा पेश करने गए थे, वह मुख्यमंत्री भवन के अंदर ही हेमंत सोरेन के विधायक दल का नेता रहते ही उन्हें चुना गया था और राज्यपाल ने शायद इस पे आपत्ति की थी कि एक ऑलरेडी विधायक दल का नेता रहते हुए दूसरे विधायक दल का नेता नहीं चुना जा सकता, पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। तो मुझे लग रहा है उसके कारण राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री के लिए न्योता नहीं दिया है और अभी विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, शायद विधायक वहां पर इकट्ठे होंगे। ये बात तो आपकी ठीक है भाई, हेमंत सोरेन तो इस्तीफा देने सब लोग मीडिया के सामने ही वहां पर पहुंचे हैं और तभी तक यह ऐलान हो चुका था कि चंपई सोरेन जो है वो अब नए नेता चुन लिए गए। तो ऐसी तो कोई बैठक इस्तीफे के बाद तो हुई नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तकनीकी मसला करके भले ही राज्यपाल उसको थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं, अगर विधायकों की संख्या है, और देखिए कुल जो संख्या आ रही हो 5 से 7 विधायकों की, अब अगर 47-48 की संख्या में 5 से 7 भी चले जाते हैं तो 41 वाला आंकड़ा बड़ी आसानी से पार होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा कोई जोखिम लेने के मूड में है? चुनाव विधानसभा के इसी साल के अंत में होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई जोखिम लेगी कि वो सरकार बनाने का प्रयास करे। इसका एक दूसरा पहलू है, अगर उनके घर से विद्रोह होता, अगर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कोई टूट के इस तरह का काम कर रहे होते, क्या उनमें से भी कोई ऐसा है जो पूरी संख्या नहीं होगी तो वो अयोग्य होना चाहेगा? क्योंकि अगर 2/3 नहीं होंगे तब तो वो अयोग्य हो जाएंगे और ऐसी संख्या दिख नहीं रही। अगर ऐसी संख्या होती तो अब तक उसके कुछ संकेत मिलते। शायद यही वजह है कि सारे विधायकों को एक जगह ले जाने की तैयारी हो रही है। जैसे पिछली बार हेमंत सोरेन चले गए थे, वो पिकनिक स्पॉट जो रांची का है, झारखंड में है, वहां चले गए थे, कहा चलिए इसी बहाने हमने टूरिज्म को भी प्रमोट कर दिया, बड़ी अच्छी जगह आइए। तो अब वो वहीं जाएंगे या अब तो इस बार छत्तीसगढ़ नहीं जा सकते तो क्या हैदराबाद जाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी की स्थिति में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और राज्यपाल को देर सवेर उन्हें बुलाना ही पड़ेगा, और मैं तो कहूंगा बुलाना ही चाहिए। आप ईडी की गिरफ्तारी हो गई, हेमंत सोरेन ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अगर विधायक उनके साथ हैं तो नियम यही कहता है, जो संविधान है वो भी यही कहता है कि राज्यपाल को उनको बुलाना चाहिए। देखिए जो खबर चल रही है अभी इंडिया टीवी पर, उसको जरा गौर से आप पढ़िएगा कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को राज्य के बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब उनको एक खतरा महसूस हो रहा है अपने विधायकों के ऊपर। जाहिर है कि यहाँ पर इन विधायकों से कोई संपर्क ना करे, कहीं बीजेपी इनको तोड़ने के प्रयास ना करे, उस स्थिति से बचना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन वहां यह कहा जा रहा है कि अभी विधायकों को बाहर भेजा भी नहीं जा सकता तुरंत, क्योंकि राज्यपाल ने यह कह दिया कि हाइए हम देख आपके नंबर्स टेस्ट करना चाहते हैं तो तुरंत हमको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। जिस तरीके से कल विधायकों की परेड कराने की तैयारी की जा रही थी राजभवन में। देखिए अगर टूट वहां पे हुई भी तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो जो है दूसरे पूरे टूट के अलग हो जाएगी। जो क्योंकि कांग्रेस अगर आला कमान ये चाहता है कि वहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनी रहे, आरजेडी चाहता है कि वहाँ सरकार बनी रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर टूट होगी तो जैसे जो है हर्षवर्धन जी संकेत कर रहे थे कि ओवरऑल नंबर कम हो जाएगा, तब भी तो ओवरऑल नंबर कम हो गया, तब भी तो जो है उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी। तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि जेएमएम के केस में बीजेपी ऐसा कोई खतरा उठाएगी, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, और वो भी तब जब आपने एक ईडी ने जो है एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया और उनकी पार्टी जो है इसे राजनीतिक तौर पर भुनाने की पूरी कोशिश करेगी कि एक ट्राइबल को तंग किया गया। जैसे हमने देखा भी कि किस तरह से वहाँ पे मुख्यमंत्री ने ईडी के अफसरों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया। तो ये सारा वहाँ पे अभी ये राजनीतिक खेल चलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सत्ता परिवर्तन का कोई स्कोप मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। नरेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये इनके भारतीय जनता पार्टी के हित में भी नहीं होगा, और वो भी तब जबकि अभी 3 दिन पहले ही चंडीगढ़ में जो चुनाव हुए हैं मेयर वाले, उसमें जो 8 वोट वाला जो मामला है जिनको निरस्त किया गया, जिसको लेकर काफ़ी आलोचना हो रही है कि किस तरह से ये हुआ। इसके बाद अगर ये झारखंड में भी इस तरह की कोई तोड़फोड़ होती है तो मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर उनके केंद्रीय नेतृत्व के लिए, ये कोई बहुत ही सकारात्मक चीज़ होगी उनको। तो क्योंकि झारखंड कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण राज्य नहीं है, छोटा राज्य है। बिहार में अभी हो चुका है, लेकिन बिहार के क्योंकि पड़ोस में है और एक समान समय तो बिहार का ही हिस्सा था झारखंड, तो इस तरह से उससे प्रेरणा लेकर वहाँ पर जो
कांग्रेस के जो लोग हैं, आरजेडी के हैं, वो अगर कुछ करें तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्रलोभन उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम केंद्रीय स्तर पर मिल रहा, केंद्रीय स्तर की पर से मिल रहा होगा, मुझे नहीं ऐसा लगता। नहीं सौरभ जी, इसमें एक बात जोड़ना जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि अगर रघुवर दास का चेहरा बदल देती तो शायद पिछले चुनाव में भी स्थिति अलग होती। बाबूलाल मरांडी जैसा जो एक अच्छी छवि का नेता है, स्वच्छ छवि का नेता है, उसके सामने अगर भ्रष्टाचार के इतने आरोपों से घिरा हुआ हूं हेमंत सोरेन, उसकी वाली जो उसका गठबंधन है, उसकी पार्टी के साथ जो है, तो ये भाजपा के लिए एक अच्छी स्थिति है। वो जब चुनाव में जा रहे हो, हाँ, एक स्थिति मुझे जरूर दिखती है कि अगर कहीं उनके कुछ विधायक टूटकर भागें, ये स्थिति बने कि वहां एक जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति है, किसी का बहुमत नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति में भले भारतीय जनता पार्टी जाए, और उसके लिए भी फेवरेबल होगा कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाए। ऐसी चर्चाएं कल खूब थी, लेकिन यही कहा गया कि हेमंत सोरेन ने ऐसी किसी परिस्थिति से बचने के लिए ही शायद अपनी पत्नी को विधायक दल का नेता चुना के तौर पर चुने जाने की पेशकश करने से वो बचे, ताकि असंतोष परिवार में भी ना हो, पार्टी के अंदर भी ना हो, इसीलिए चंपई सोरेन का नाम जो है वो आगे बढ़ाया गया। एक बात आपने अगर कल गौर की हो, चंपई सोरेन खुद कुछ नहीं बोले। जब मीडिया के सामने वो साथ आए भी अपने दो साथियों के साथ और मिलकर के, बाकी दो लोगों ने तो बात कही, लेकिन चंपई सोरेन जो विधायक दल के नेता चुने गए, जो अगर राज्यपाल बुला लें तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे झारखंड के अलग, कल से लेकर अब तक कोई एक शब्द भी उनको कहने का मौका नहीं मिला। एक रोचक बात और सबके ध्यान में रहनी चाहिए, मुझे जो ध्यान में आ रहा है कि चंपई सोरेन तो भाजपा की सरकार में मंत्री भी थे। तो ये भी एक रोचक तथ्य है। वैसे अर्जुन मुंडा वाली सरकार में, अर्जुन मुंडा वाली सरकार में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता हैं, झारखंड राज्य आंदोलन के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, ये एक तथ्य है। समीर जी कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मुझे सरकार को गठन के लेकर मैं कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी, और न भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पर किसी तरह से टूट फूट कर वो अपनी वहां सरकार बना ले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए, इतने विधायक टूट जाए कि वहां पर बहुमत प्रूव न कर सके, इनके पास बहुमत का आंकड़ा न पहुंचे, और वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि राष्ट्रपति शासन लगे और लोकसभा के साथ वहां विधानसभा चुनाव हो। मुझे लगता है यह भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है, लेकिन सरकार का दावा भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी या कोशिश करेगी, इसकी संभावना मुझे नहीं नजर आती। दूसरी बात है कि चंपई सोरेन के बारे में अभी जिक्र हो रहा था कि वो बहुत कम बोलते हैं। वो लालू प्रसाद के हनुमान के रूप में रहे, मतलब झारखंड मुक्ति का जब आंदोलन चला था उसमें वो शिबू सोरेन के हनुमान के रूप में प्रसिद्ध रहे, और शिबू सोरेन के बहुत तगड़े भक्त माने जाते हैं। मतलब जो शिबू सोरेन कहते हैं वही मानते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जितना हेमंत सोरेन उनकी बात नहीं सुनते शिबू सोरेन की, उससे ज्यादा बात चंपई सोरेन सुनते हैं। मुझे लग रहा है चंपई सोरेन का जब नाम आया होगा तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन ने उनका नाम प्रस्तावित किया होगा कि यह व्यक्ति मुख्यमंत्री जब कहेंगे तो बन जाएगा, और जब कहेंगे मुख्यमंत्री तो छोड़ देंगे। यह जीतन राम मांझी नहीं बनेंगे, मुझे लगता है यह शिबू सोरेन को लगा होगा, इसलिए चंपई सोरेन का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया होगा। देखिए, 2 हवाई जहाज तैयार हैं, ऐसा बताया जा रहा है विधायकों को रांची से हैदराबाद तेलंगाना शिफ्ट करने के लिए, और शाम 4 बजे के आसपास हो सकता है विधायक शिफ्ट कर भी दिए जाएं, वो लोग तेलंगाना पहुंच जाएं। ये सब इसी परिस्थिति से बचने के लिए, जिसकी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस जेएमएम को लगता होगा कि कोई वहां पर पशुपेश की स्थिति ना रहे, ऐसी कोई असमंजस की स्थिति नहीं आना है, डाउटफुल स्थिति ना रहे कि वहां राष्ट्रपति शासन की भी चर्चा उठ सके। देखिए, अगर ऐसा होता बाईनाज, अगर हम मान भी लें कि राष्ट्रपति शासन के लिए जो है विधायक अलग हो जाते और टूट फूट होती वहाँ पर, तो भी देखिए आरोप जो है बीजेपी पे लगता कि बीजेपी ने ऐसी टूट कराई और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के पिछले दिनों में जो चीज़ें रही हैं, जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस से टूट के लोग वहाँ पे आए, उसके कारण राज्य सरकारें चली गई, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस तरह की छवि बिल्कुल नहीं बनाना चाहेगी कि वो दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करती है और जिसके कारण वो सरकारों को गिराती है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। बाकी राजनीति में सभी कुछ जो है संभव है। वैसे तो फिर बचने के लिए या सहानुभूति ना मिले तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी शायद ना होती। देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है ईडी ने की है। अब ईडी जो है अपनी तरह से काम करती है। अब ये हम फिर मान के चल रहे हैं, अगर हम गिरफ्तारी नहीं होती तो हम ये मान के चल रहे हैं बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तो ये कहना मैं आपको परेशानी में नहीं डालूंगा। ये कहना शायद सही नहीं होगा कि बीजेपी ऐसा कुछ कर रही। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ हवाई जहाज़ तैयार हैं और उनको ले जाने की बात चल रही है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और जिस तरह से राजनीति
पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते। हम यही कह सकते हैं असेसमेंट, जिसे तार्किक जो लॉजिकल असेसमेंट ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं करना चाहिए और इस समय उनकी अपनी छवि का मामला है। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, तो राजनीति में सब कुछ संभव है। नहीं, वैसे ये भी रोचक होगा कि दोनों जहाज हैं किसी के, क्योंकि मेरी जानकारी में झारखंड के पास तो ये दोनों जहाज नहीं है। तो किसके हैं? सरकार कोई भेज रही है या कोई उद्योगपति भेज रहा है? कौन है जो विधायकों को ले जाएगा? चार्टर्ड प्लेन सब वैसे भी होते हैं, बाकी कंपनियां भी चार्टर्ड प्लेन आया हाँ, लेकिन कोई नहीं, तो अगर कौन? बहुमत है इनके पास, विधायक अगर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हो, इतना बहुमत है, तो मुझे लगता है कि चार्टर्ड प्लेन से बाहर जाने से बेहतर ये है कि वो राजभवन जाके सामने प्रदर्शन करें मीडिया के सामने कि हम 45 विधायक है, 43 अभी विधायक तो है वहां यहाँ पर। अभी इस वक्त आप किसकी सरकार मानते हैं वहां पर है? अभी टेक्निकली क्या है स्टेटस झारखंड का? मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, नया मुख्यमंत्री केयरटेकर भी सरकार नहीं है। केयर टेकर सीएम भी नहीं है वहां पर। नहीं, केयर टेकर सीएम तो वो थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो जेल चले गए तो सरकार तो है ही ना। जब तक राज्यपाल ये नहीं कहेंगे कि सरकार नहीं है, अब या तो राष्ट्रपति शासन होगा, नहीं तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री होगा। हेडलेस तो नहीं हो सकता ना कोई स्टेट। तो अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी सरकार है। अब राज्यपाल को ये तय करना है। ये रोचक बात है हर्षवर्धन जी। मुख्यमंत्री तो जेल चले गए, उन्होंने वैसे भी इस्तीफा दे दिया है, तो हेमंत सोरेन तो इक्वेशन में ही नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री चुना नहीं गया जब भी कोई इस्तीफा देता है, नया मुख्यमंत्री चुने जाने तक वही कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है। इसमें कोई भ्रम नहीं, इसमें कोई संवैधानिक तब रहता है कि बाहर वो तो जेल चले गए ना, इसलिए वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं है। अब राज्यपाल सीधे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे रहे हैं सुबह से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कार्यवाहक सरकार तो रहेगी। गिरफ्तारी से उस स्थिति में कोई लेकिन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तो राज्यपाल से निर्देश ले रहे हैं। आज सुबह 1 घंटे उनके पास बैठ के आए, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पास तो नहीं गए ना कि क्या करना है राज्य के अंदर। उनको निर्देश चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तो राज्यपाल दे रहे निर्देश। अब राज्यपाल तो कहां जाए निर्देश लेने के लिए? उन्हीं के पास जाएंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा जहां हेमंत सोरेन को पेश होना है अभी। अगर हेमंत सोरेन को आप मानते हैं केयर टेकर सीएम है इस वक्त, तो बहरहाल देखिए ये परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। अभी हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि राज्यपाल इसमें क्या रुख दिखाते हैं। राज्यपाल क्या चंपई सोरेन को ही बुलाते हैं, चंपई सोरेन को शपथ दिलाते हैं, उसके बाद उनको विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, या चंपई सोरेन उतने पर्याप्त विधायकों का समर्थन जुटाने में नाकामयाब दिखाई देता है। और अगर कोई डाउट नजर आता है राज्यपाल को कि वहां पर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि पूर्ण बहुमत इनके पास नहीं है, ऐसी सूरत में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करके कोई और फैसला भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जैसी कोई सिफारिश भी राज्यपाल की तरफ से हो सकती है, ऐसी चर्चाएं देखिए बहुत चल रही हैं। लेकिन वैसे अगर आप देखें, एक चलती हुई सरकार थी, फुल मेजॉरिटी की सरकार थी, गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन, उनकी जगह उन्होंने कहा कि ये अब ये नए लीडर हैं हमारे विधायकों के, इनको शपथ दिलाई जाए। तो ऐसी सूरत में अगर क्लियर कट साफ साफ मामला होता तो उनको राज्यपाल तुरंत बुला लेते। लेकिन जो बात यहां बताई, समीर जी ने भी बताई कि कब इस्तीफा हुआ और विधायक दल की बैठक के बाद कब नया नेता चुना गया, इसको लेकर एक स्पष्टीकरण शायद राज्यपाल चाहते हैं। और कानून इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में वो राय ले रहे हैं, तब उसके बाद में शायद वो कोई फैसला जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब बिहार के बाद झारखंड बहुत दिलचस्प राज्य बन गया है। खास तौर पर कानून के जो जानकार हैं, उनको इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दे रही होंगी। इतना तो कह सकते हैं ना हर्षवर्धन जी? नहीं, निश्चित तौर पर जैसे कहते हैं ना कि बजट के बाद सीए लोगों के यहाँ बढ़ जाता है, वैसे ही जब राज्यपाल ऐसा कुछ कर देते हैं तो कानूनी जानकारों के यहाँ। लेकिन हेमंत सोरेन जी कानूनी जानकार के यहाँ ही तो आए थे दिल्ली, तभी तो भागना पड़ गया वो, और बड़ी विचित्र अप्रिय स्थिति हुई। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए हेमंत सोरेन ने जो किया वो बहुत अप्रिय स्थिति थी, लोकतंत्र में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। लेकिन राज्यपाल महोदय को ये तो तय करना पड़ेगा, विधायकों से पूछें, उनको बुलाकर परेड कराएं, जो भी करना है करें, लेकिन तय करें कि झारखंड की स्थिति क्या है। इस तरह से लटका हुआ कोई राज्य रहे लोकतंत्र में, अच्छा नहीं। देखिए, लेकिन आप जो हेमंत सोरेन के लिए कह रहे हैं कि अशोभनीय स्थिति उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी, अगर आप उनके लिहाज से देखें तो शायद उनको इस बात की आशंका थी कि मैं दिल्ली में अगर रहूंगा, घर पर रहूंगा तो जरूर गिरफ्तार होऊंगा। उनको भनक लग गई थी, आशंका हो गई थी। लेकिन और अगर लाभ क्या हुआ? नहीं, अगर वो दिल्ली में गिरफ्तार होते तो शायद ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते जो उन्होंने रांची में रहते हुए किया। कि कौन चुना जाएगा, मैं नहीं तो मेरी जगह कौन। इसीलिए उन्होंने समय ले लिया है। नहीं, ये कह सकते हैं, लेकिन वो तो जब चल रहे थे वहां से, जब 3 सम्मन के बाद आपके सम्मन बढ़ गए तो ईडी तो कभी भी तय करके गिरफ्तारी कर सकती है। तो ये कोई ऐसा नहीं, और ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि 3 सम्मन के बाद इतना अवसर क्यों दिया जाता है इतने बड़े नेताओं को।
जिसमें कोई आईएएस ऑफिसर, जिसमें इतने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो हेमंत सोरेन जी को इतने समय तक क्यों छोड़ा गया था? ये सारे सवाल भी लोगों के मन में आते हैं। और हेमंत सोरेन जी यहां आए, जिस तरह का एक ड्रामेटिक मूव दिखा कि आए, हैंगर पर खड़ा हुआ है उनका चार्टर्ड प्लेन, फिर गायब हो गए, ट्रेन से गए कि जहाज से गए कि सड़क रास्ते से गए। मुझे लगता है ये अशोभनीय स्थिति है लोकतंत्र में, और मुख्यमंत्री कोई ऐसे करे मेरे ध्यान में तो नहीं आता। सड़क से गए, 1300 किलोमीटर एक रात में पूरा किया, दिल्ली से लेकर के रांची तक का सफर उन्होंने पूरा किया। इतनी उनको आशंका थी कि मुझे ईडी के अफसर उन्होंने ढूंढ लिया तो मेरी गिरफ्तारी जो है वो तय है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर एक खबर भी आ रही कि कल ईडी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में गिरफ्तार कर रही थी। हेमंत सोरेन ने वहां पर शर्त रख दी कि मैं तभी हस्ताक्षर करूंगा जब मुझे आप राज्यपाल के पास ले जाकर मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, और इस्तीफा देने के बाद मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूं। उसके बाद ईडी उनको राज्यपाल भवन लेके गई, जहां उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मतलब ईडी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी उनको घर में मुख्यमंत्री रहते ही गिरफ्तार करने की। नहीं, वो कर नहीं सकती थी। देखिए, ये जो लॉ कहता है वो ऐसा है नहीं। आप एक मुख्यमंत्री को रहते हुए मुख्यमंत्री, जब तक कि आप विधानसभा अध्यक्ष से उसका परमिशन नहीं लेते, आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ये लॉ कहता है। तो इसीलिए जो ये पूरा मामला हुआ है कि उन्होंने पहले जाके इस्तीफा दिया, उसी के बाद उन्होंने गिरफ्तारी, राज्यपाल से उसकी अनुमति ले ली थी उन्होंने, ईडी ने राज्यपाल से ले ली थी। विधानसभा अगर अध्यक्ष की जरूरत है। सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है और जिस तरह की स्थितियां हैं जिसमें इतने नोटिस के बाद, तो ईडी को भी अधिकार है। अब उसमें अगर मुख्यमंत्री चले जा रहे अदालत और अदालत से उनको राहत नहीं मिली है, ये भी बात ध्यान में रखने की है। अगर उनको राहत मिली होती तो शायद ये सारी घटनाक्रम नहीं हुआ होता, हम लोग ये चर्चा कर ही नहीं रहे होते। उनके पास कोई और विकल्प था नहीं। अभी आप 3 समन की बात कर रहे थे, और वक्त क्यों मिला? दिल्ली में भी मुख्यमंत्री को 5 समन मिल चुके हैं। नहीं, ये आश्चर्यजनक है। मैं बार बार कहता हूं, या तो आप तय कीजिए कि ये नियम नहीं होगा, ये लोगों को आप इतना गेसिंग, जिसको कहते हैं ना कि इतनी हवाबाजी की गुंजाइश होनी क्यों चाहिए? इस तरह के नियमों में अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो आप तय कीजिए कि 3 समन के बाद हम गिरफ्तारी की तरफ बढ़ेंगे। नहीं बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, इतना स्पेस, इतनी गुंजाइश राजनीति के लिए क्यों दी जानी चाहिए? और इससे इस आरोप को पुष्टि मिलती है कि आप ईडी का और दूसरी एजेंसीज का इस्तेमाल पॉलिटिकल रीजन से कर रहे हैं, राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, और आप अपने विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि या तो आप नियम का पालन करें या फिर ना करें, सभी के ऊपर एक जैसा नियम लागू होना चाहिए। देखिए, लोगों के बीच में तो चर्चा सच में यही इस वक्त है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई कि क्या देश का कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी जल्द गिरफ्तार आपको दिखाई देगा, सलाखों के पीछे दिखाई देगा? इसकी चर्चा नहीं, लक्षण तो वही है सौरभ जी, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें लक्षण तो वही हैं, क्योंकि लगभग उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि इन दोनों ही मामले में, ये मामले भले अलग अलग हैं, ये शराब घोटाला है, वो जमीन का इधर से उधर कर देना, वो भी पहले एक केस दर्ज हुआ, लेकिन दोनों मामलों में जो ईडी लोकल जो मामला दर्ज हुआ उसके आधार पर केस दर्ज करती है, उसमें लिंक खोजती है, उसमें उसको एविडेंस मिलते हैं, फिर मनी ट्रेल भी मिलती है, और उसके आधार पर वो नोटिस जारी करती है। देखिए, अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं? तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक और मुख्यमंत्री गिरफ्तार तो होंगे, उसके साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार होने वाले, बिहार के तेजस्वी यादव। उनका भी लगभग गिरफ्तार होना तय है, क्योंकि उनके खिलाफ भी ईडी को बहुत पुख्ता सबूत मिले हुए हैं। और जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने कल पेश होकर जो जवाब दिया, ईडी खबर जो आ रही है कि ईडी उससे बहुत संतुष्ट नहीं है, और इस बात की पूरी संभावना कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव भी ईडी की कस्टडी में जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। खैर, झारखंड में इस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई है, थोड़ी सी सियासी पशुपेश की भी स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। बने हुए इस बड़ी खबर पर जल्द लौटते हैं।